हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम ज्यामिति के कुछ चुनिंदा सवाल देखने वाले हैं जो आपके आगामी मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं जितने भी सवाल कराऊंगा सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल कराने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल फेक कुछ भी बाया सवाल ऐसे बिल्कुल नहीं कराने वाला। ऐसे सवाल कराऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम में पूछने लायक होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि सीजी व्यापम जब से पैटर्न बदला है और मैं जो अमीन पटवारी में पढ़ाया था वहां से 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल प्रिंटेड हुबहू उठाए गए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है ना। अब एग्जाम बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, 27-28 दिन का मान लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। इस शॉर्ट टाइम में कैसा आप लोगों का है ना प्लान होना चाहिए, किन किन पोर्शन को आपको है ना कंप्लीट करना है। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर? तो आज हम चालू करते हैं ज्यामिति का फिर से एक नया पार्ट, है ना, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो आज का पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये सवाल बहुत नॉर्मल है, लेकिन मैं बताऊंगा कि भाई इससे भी है ना सवाल बने पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, एक्स का मान ज्ञात करें बोला गया है। हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल में ए बी सी करके तीनों है ना यहाँ पर परिधि को मिलाते हुए एक ट्रायंगल रूप में आपको दिखाई दे रहा है ना, दो ट्रायंगल है कुल मिलाकर। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक नियम लिख दे रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिखूंगा, एक ही जीवा द्वारा, याद रखना, एक ही जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा परिधि में बना कोण, एक मिनट, है ना, एक ही जीवा द्वारा केंद्र में बना कोण, केंद्र में बना कोण परिधि में बने कोण का हमेशा दुगना होता है। बने कोण का हमेशा दुगना होता है। ठीक है, इन चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। अब ध्यान समझना यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है और इन सवालों को हमको कैसे डील करना है, ध्यान समझना। अब यहाँ पर मैं जीवा की बात किया हूँ। अब जीवा होता क्या है अभी, तो आप सभी को पता होगा कि यदि मैं एक सर्कल बना दूं तो ये होता हमारे पास, मान लेते हैं केंद्र O है ना। केंद्र को टच ना करे, बस इतना याद रखना है कि ऐसी रेखा खींचना है जो परिधि को क्या करे, स्पर्श करे, छुए। इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल रूप से जीवा बोल देंगे। लेकिन यदि मान लो कि ऐसे सीधा लाइन खींच दिया जाए लेकिन वो केंद्र से गुजरे तो इसको जीवा ना बोलकर हम क्या बोल देते हैं, एक्चुअल में व्यास के रूप में हम क्या करते हैं जानते हैं। तो ये जीवा होता है और ये हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, व्यास होता है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है वो चीज समझना। तो मैंने कहा कि यहाँ पर यदि मैं ट्राइंगल एबीसी रूप में देखना चाहूं तो ये जो बीसी है, बी बिंदु और ये सी बिंदु, यदि इन दोनों बिंदु को इस प्रकार से मिला दिया जाए तो बीसी एक्चुअल में है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने कहा बीसी एक्चुअल में ये मेरे लिए क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा है ना भाई। तो मैंने कहा कि एक जीवा है बीसी और बीसी द्वारा जो परिधि में कोण बनेगा, जो भी यहाँ पर कोण बनेगा, मान लो यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा, तो उसी परिधि उसी जीवा द्वारा उसके केंद्र की यदि बात करूं, केंद्र में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनना चाहिए। क्योंकि हमारे पास नियम यही कहता है कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र में बना हुआ कोण परिधि में बने कोण का हमेशा क्या होता है, दुगना। यदि मैं कहूं कि भाई जीवा में परिधि में यदि थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो उसी जीवा द्वारा केंद्र में 2 थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। एकदम करेक्ट बात है, मानते हो। अब ध्यान समझना दोस्तों यहाँ पर, है ना, यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रहा हूं आप लोगों को, ट्राइंगल एबीओ की बात कर रहा हूं ना। ट्राइंगल एबीओ की यदि मैं बात करूं, है ना, ये वाले त्रिभुज की बात करूं, तो आप कहोगे ये जो त्रिभुज है ट्राइंगल एबीओ, इसमें मैंने कहा बी से ओ मेरा क्या होगा, त्रिज्या होगा, मतलब आर होगा भाई। क्लियर है? उसी प्रकार ओ से ए, ये भी तो मेरे लिए त्रिज्या है, तो ये भी आर है। अब आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल एबीओ में मैंने देख लिया कि दो भुजा आपस में कैसे बराबर है, और दो भुजा बराबर है मतलब ये किस प्रकार के त्रिभुज के श्रेणी में आ जाएगा, तो आप कहोगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। यदि यहाँ पर 25 डिग्री का कोण बना हुआ है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे 25 डिग्री का। आप भी समझ में। यदि मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल
ACO की बात करें, है ना, ट्राइंगल ACO की बात करें, तो मैंने कहा कि ये O से C तक मेरे लिए क्या होगा, त्रिज्या होगा। होगा भाई, ये त्रिज्या है तो ये भी तो मेरे त्रिज्या है O से A, तो यहां पर भी मेरे क्या हो गए, दो भुजा बराबर हो गए, और दो भुजा बराबर हो गए तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहां पर 35 डिग्री, तो यहां पर बना हुआ कोण भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो मैंने देख लिया यहां पर 25 और 35 कुल मिलाकर ये थीटा का मान होगा। आप जोड़ोगे 25 और 35 को जोड़ने पर 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री जोड़ने पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बन गया। मतलब मैं समझ गया कि परिधि में बना हुआ कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो केंद्र में जो कोण बनेगा वो परिधि में बने हुए कोण का जस्ट क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो 60 का दुगुना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना, एक ही जीवा द्वारा केंद्र में बना कोण परिधि में बने हुए कोण का हमेशा क्या होता है, दूना होता है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, ये एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। यदि सवाल बनता है तो ये मान लो बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, यदि किसी कोण का माप P डिग्री और Q रेडियन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान से समझना सवाल को। यहाँ पर उसके है ना परिप्रेक्ष में आपके पास 4 कथन है। अब चारों कथन में मैं एक कथन को तो यूं ही काट सकता हूँ, एम वाला कथन हो ही नहीं सकता। नहीं होने के कारण क्या हो सकता है भाई, यहाँ का पाई का मान नहीं है ना, क्योंकि रेडियन है तो पाई का मान होना जरूरी था। लेकिन एम वाला जो कथन है यहाँ पर कहीं पर पाई है ही नहीं, तो आप देखकर यूं ही काट सकते हो। और यदि एम गलत है मेरे प्यारे दोस्तों तो सी वाला गलत हो जाएगा, और मेरा डी वाला कथन भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मेरे पास दो कथन बच जाते, दो ऑप्शन बच जाते हैं, एक तो ए वाला और एक बी वाला, है ना। अब इन्हीं दोनों ऑप्शनों में मुझे क्या करना है, खेल खेलना है। अब ध्यान समझना होता क्या है, यहां पर मैंने डिग्री को किससे दर्शा दिया है, तो मैंने कहा डिग्री को मैं दर्शा रहा हूं यहां पर पी से, ध्यान समझना। और रेडियन को मान को किससे दर्शाया गया है, तो यहाँ पर रेडियन के मान को दर्शाया गया मेरे प्यारे दोस्तों क्यू से दर्शा दिया गया है। आ रहा है समझ में। अब ध्यान समझना, यदि मैं कहूं कि अब मैं रेडियन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियन बराबर क्या होता है, तो मैंने कहा 180 डिग्री बटे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पाई के बराबर होता है। इतना होता है एक रेडियन की वैल्यू। एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री पाई। मतलब ध्यान समझा जाए तो मैं लिख सकता हूं रेडियन, है ना, बराबर, मैं ये लिखना चाहता हूं यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, है ना, या पाई का गुणा कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा ना लिखते हैं, सिंपल इतना ही एक्सप्लेन कर देता हूं। एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री पाई होता है, और ये किसमें है, डिग्री में है। तो डिग्री में है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस डिग्री को हटाकर, यदि मैं ये जो लगा हुआ डिग्री है इस डिग्री को हटा दूंगा तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूं कि भाई रेडियन बराबर क्या लिख सकता हूं, ध्यान समझना, रेडियन बराबर 180 बटे पाई। ठीक है, 180 बटे क्या लिख देंगे, 180 बटे पाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या, गुणित डिग्री, 180 बटे पाई गुणित डिग्री, नहीं ऐसा क्या है लिखेंगे, एक मिनट, है ना, एक मिनट। यहां पर यदि हम बात करें 180 डिग्री की मान वैल्यू रखना चाहूं, 180 डिग्री बराबर तो क्या होता है, पाई रेडियन होता है। कितना हो जाएगा, पाई रेडियन के बराबर होता है दोस्तों, है ना। 180 डिग्री मतलब किसके बराबर लिख सकता हूं, पाई रेडियन के बराबर मैं यहाँ पर लिख सकता हूं। अब ध्यान समझना, यहाँ पर यदि मैं ये कहूं, ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिग्री कितना है हमारे पास, पी डिग्री है। ठीक है, बटे मैं लिख देना चाहता हूं यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिग्री में। उसी प्रकार रेडियन है तो रेडियन को हमने किससे दर्शाया है, क्यू से, और लिख देंगे हम कितना, पाई के रूप में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब जैसे हम क्रिया गुणा करेंगे, पाई का गुणा पी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे पी पाई हो जाएगा, बराबर 180 का गुणा क्यू के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी पाई बराबर 180 जो क्यू होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन जो के होगा मेरे प्यारे दोस्तों कथन, ये वाला करेक्ट होने वाला है। बाकी जो है 360 हो नहीं सकता क्योंकि 180 पर चलता है तो 360 होने वाली चांसेस नहीं है। यहाँ पर क्यू और पी की स्थिति अलग अलग है, इसलिए एन वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल हमारे पास के वाला कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। आप लोगों को बेहद ही सरल सवाल है और आप लोगों को पता होगा ये लाइन है ना कोण से रिलेटेड सवाल है। कहा जाए तो यहाँ पर हम बाह्य कोण कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, फॉलो करने वाले हैं। अब बाह्य कोण कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बाह्य कोण कॉन्सेप्ट होता क्या है वो मैं बता देता हूं और साथ में हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बता देता हूं। इस प्रकार के कोण जो होता है जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभि है ना, शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या होता है भाई, तो ये हो गया मान लो यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो इसको जस्ट अपोजिट जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण बन जाएगा, थीटा, है ना। इसी को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर मेरे पास थीटा डिग्री कोण बनेगा तो उसके नीचे में भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर यदि मैं अल्फा डिग्री का कोण बनाऊंगा तो इस साइड भी अल्फा डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी क्रॉस इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना, यदि यहाँ पर अल्फा तो यहाँ पर भी अल्फा और यदि यहाँ पर बीटा तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। अब इस सवाल को मैं हल करने के लिए सिंपल एक ही अप्रोच लगाने वाला हूं। मैंने कहा कि यदि यहाँ पर पाई डिग्री का यहाँ पर जो भी कोण बनेगा इसको मान लेता हूं कि भाई यहाँ पर बी डिग्री का कोण बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ए डिग्री का कोण बन जाएगा। ध्यान समझना, अब आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि भाई ए डिग्री का माप किसके बराबर होगा, कोण ए के बराबर होगा और बी डिग्री का माप किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा कोण 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं ए बराबर, दिख रहा है ना सबको, है ना, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा कोण ए और यहाँ पर बी बराबर मैं लिख सकता हूं दोस्तों कोण 2 के बराबर होगा। ध्यान समझना, अब मैंने एक चीज हमको पता है कि बाह्य कोण कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बाह्य कोण कॉन्सेप्ट समझना मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इस प्रकार से ट्राइंगल है ना, ये हमारे पास ट्राइंगल है, यहाँ पर अल्फा कोण, यहाँ पर बीटा कोण, है ना, तो यहाँ पर जो बाह्य कोण बनेगा ये विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हमेशा जो बाह्य कोण किसके बराबर होगा, तो अल्फा और बीटा के योग के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, अल्फा और बीटा कोण के बराबर होता है। तो आप देखना इस ट्राइंगल में कि बाह्य कोण कहां पर बन रहा है, तो मैंने कहा कि जो बाह्य कोण है मेरे प्यारे दोस्तों ये जो बाह्य कोण बना है ये अंदर वाला है ना, तो ये बाह्य कोण जो बाहर में बना है ये विपरीत दोनों कोणों के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो मैंने कहा अंडर रूट जो 3 के वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा a प्लस बी के बराबर होगा भाई, होगा। अब यदि a प्लस बी के बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों तो सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे कि कोण 3 बराबर हो जाएगा a का मान कोण ए और बी का मान कोण 2। तो हमेशा कोण 3 के वैल्यू किसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 2 के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास कोण 3 बराबर कोण, ये हमारे पास एकदम करेक्ट है। फिर बोला गया है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 तीनों का 180 डिग्री, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला एल वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कोण 3 माइनस कोण 1 को करने पर कोण 2 प्राप्त हो, क्या ये कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा भी यहाँ पर हम एकदम 100% नहीं कह सकते। तो एम वाला कथन भी हमारा क्या होगा, गलत। उसके बाद कोण 3 का मान, अब भाई 180 डिग्री आएगा कहां से, है ना, खुद त्रिभुज अपने आप में 180 डिग्री का होगा तो एक्स्ट्रा तो आप जोड़ नहीं सकते। तो एन वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो हमने देखें इस सवाल में हमारे पास केवल एक ही कथन सही है और कथन नंबर पहला, तो हम कहेंगे कि के वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों, केवल हमारे पास जो ऑप्शन ए होगा ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको सवाल हल करना है यदि एग्जाम क्रैक करना है तो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मूल बिंदु से बिंदु -8 -15 की दूरी ज्ञात कीजिए बोला गया। ये हमारे पास ये है
है ना, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां सवाल है कि यदि मान लो इस प्रकार के सवाल बने, मैक्सिमम लोगों का ये सवाल था कि इक्वेशन से रिलेटेड सवाल पूछा जाए, तो यहाँ पर सवाल समझना, यदि मूल बिंदु से दूरी के बारे में पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिंपल है। यदि मैंने कहा मूल बिंदु से दूरी की यदि मैं बात करूं, ये है ना, यहाँ पर दो माप दिया गया है, तो -8 और एक दे रखा है -15। तो यदि मैं दूरी निकालना चाहूं, ए बी का मान निकालना चाहूं, तो ए बी का मान निकालेंगे कैसे भाई? तो याद रखना ए बी बराबर हो जाएगा क्या हमारे पास, अंडर रूट ये जो होगा -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस कितना कर देंगे 15 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ध्यान समझना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा, खैर मैं ऐसे सिंपली आपको बता रहा हूँ, इसको ग्राफ में मैं कुछ अलग टाइप से क्या करता बताता है ना, लेकिन मैं सिंपल आपको इस प्रकार से समझा रहा हूँ। ग्राफ जब मैं पढ़ाऊंगा है ना, तो वहां पर एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करते हुए वहां पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। -8 चूंकि माइनस है और पावर पॉजिटिव है, धनात्मक है, सम है, तो धनात्मक होने वाला है 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 माइनस का वर्ग करने पर प्लस होता है, और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा आप कहोगे 225। 64 और 225 को जोड़ने पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 289, और 289 किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे 17 का। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होने वाला है? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, है ना, बेहतरीन सवाल में से एक है, निम्नलिखित में से कथन सही है बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये चुनना है। ये मान लो कि एग्जाम में आने लायक सवाल है। यदि व्यापम को क्रैक करना है, उसके माइंड को पढ़ना है, तो इस प्रकार के सवाल आपको ढेर सारे करने पड़ेंगे, तब जाकर आप एग्जाम को बहुत ही, है ना, आसानी से डील कर पाओगे। ध्यान समझना, जो जो बोला गया है वही हम करने वाले हैं। बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है बोला गया है। यदि मैं एक त्रिभुज के संदर्भ में बात करूं, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, यदि मैं एक त्रिभुज के संदर्भ में बात करूं, तो एक त्रिभुज होता है हमारे पास इस प्रकार से, ये त्रिभुज, ठीक है भाई। ये हमारे पास सब के सब आंतरिक कोण है, ये भी हमारे पास आंतरिक कोण है, और ये सब आंतरिक कोण है। ध्यान समझना, तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन सा होगा? तो आप कहोगे बाह्य कोण ये वाला होगा। ध्यान समझना, यदि मैंने कहा ये अल्फा है, ये थीटा है, और ये बीटा है मेरे प्यारे दोस्तों, तब आप सिंपल ये कहोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा, इन तीनों कोणों का मान भाई 180 डिग्री होता है, सबको पता है। और एक चीज भी पता है, सरल रेखा का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, तो भी आपको पता है 180 डिग्री के बराबर होता है भाई। तो मैंने कहा बीटा पहले ही ऐड है, यहाँ पर बीटा पहले ही ऐड है, मुझे ये वाला ऐड निकालना, ये तो ये किसके बराबर होगा? फिर तो ये अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। तो इसका मान यदि 180 डिग्री करना है इसको, तो ये अल्फा प्लस थीटा होना चाहिए। मतलब मैंने क्या समझा यहाँ पर कि भाई बाह्य कोण का जो मान होता है, ये जो बाहर में जो कोण बनेगा, जो भी कोण बनेगा, ये अंदर के विपरीत कोणों के हमेशा योग के बराबर होता है। और यहाँ पर वही चीज बोला गया, तो हमारे पास जो कथन पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्वि भाजक विपरीत भुजा को उन भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है जिनमें वह कोण समाहित है बोला गया है। अब ध्यान समझना, एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एक ट्राइंगल दिया गया है, ध्यान समझना दोस्तों, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ध्यान समझना, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, और सी के सामने वाली भुजा मैंने क्या कहा? सी है। अब ध्यान समझना, यदि मैं कोण ए की बात करूं, कोण ए से मैं मान लो एंगल बाइसेक्टर इस प्रकार से मैंने खींच दिया, ये किस बिंदु पर आ गया भाई? मैंने कहा डी बिंदु पर, है ना। ये टोटल कोण ए था, लेकिन अब ये कितना हो गया? a/2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, कोण को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है, ये होगा भाई। ध्यान समझना, तो मैंने कहा कि ये जो सामने वाली भुजा है बी से डी और फिर डी से सी, इसको किस अनुपात में बांटता है? कौन? एंगल बाइसेक्टर। ये पूछ लिया कमाल का सवाल। तो मैंने कहा हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो सामने वाली भुजा होता है उसी अनुपात में एंगल बाइसेक्टर उस मेन भुजा को काटता है। तो यदि ये सी है तो ये सी के अनुपात में काटेगा, और यदि ये बी है तो इसको बी के अनुपात में काटेगा। तो आपको पूछे किस अनुपात में, तो भुजा के अनुपात में काटेगा, जिस भुजा में दिया गया है। और
और यहाँ पर दिया गया है कि विपरीत भुजाओं को उन भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये दूसरा वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंटेड आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर संपूरक कोण का योग 90 डिग्री नहीं होता। हम सब जानते हैं दो प्रकार के कोण अक्सर आप लोग जानते हो, एक पूरक और एक संपूरक होता है। पूरक कोण क्या होता है भाई, तो मैंने कहा पूरक कोण का सिंपल डेफिनेशन होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, ये मैंने कहा अल्फा और ये थीटा है, तो अल्फा प्लस थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो जाता है। कोई भी दो कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं पूरक। और जो 180 डिग्री हो जाता है ना, संपूरक बोलते हैं। ऐसे दो कोण, ये हमारे पास थीटा और ये अल्फा है, तो मैंने कहा थीटा प्लस अल्फा का मान कितना 180 डिग्री हो गया, तो इसको पूरक नहीं भाई, इसको क्या बोलते हैं, संपूरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संपूरक। यहां पर बोला गया है संपूरक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता, बिल्कुल 90 नहीं बल्कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर हमारे पास तीसरा वाला कथन भी करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे तीनों के तीनों कथन क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर होने वाला है। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर ध्यान समझना, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 5 है ना, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 5 -2 1 और 5 -1 है। ये हमको पूछ दिया गया है, बहुत ही गजब का सवाल। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, खैर इसको जब निर्देशांक में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। यहाँ पर मैंने कहा ए बी और सी दे रखा है, तो मैंने कहा इसके 3 निर्देशांक दे रखा है, एक तो 3 5, एक दे रखा है -2 और -1, और एक दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 5 और -1 दे रखा है। ध्यान समझना, अब ऐसे निर्देशांक मिलने लगे और इसको आपको क्या पूछना है, केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करोगे, तो मैंने कहा इसको x1 और ये y1 है, इसको मान लिया मैंने x2 और ये हो जाएगा मेरे लिए y2। उसी प्रकार ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों x3 और ये हो जाएगा y3 के रूप में। ध्यान समझना, केंद्रक का निर्देशांक निकालेंगे कैसे, तो मैं सिंपल लिख दूंगा यहाँ पर, केंद्रक का निर्देशांक जब आपको ज्ञात करना रहेगा तो कौन सा तरीका अपनाओगे, तो केंद्रक का निर्देशांक बराबर मेरे प्यारे दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3। कितने निर्देशांक है, 3, हमने 3 से भाग दिए है ना। उसी प्रकार एक y वाला भी है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ पर 3 है तो हम किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। ये तरीका होता है आपके पास केंद्रक का निर्देशांक निकालने का। अब यदि यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट लगा दूं, यहाँ पर सिंपल सी बात है, x का मान कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे 3 प्लस यहाँ पर x2 का मान कितना दिया है, -2, तो यहाँ लिख देंगे भाई -2। फिर उसके बाद x3 का मान कितना दिया गया है, प्लस का 5 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 3। उसके बाद हम देखेंगे y वाला, y1 का मान कितना दे रखा है, 5 प्लस y2 का मान -1, ओके -1 प्लस उसके बाद y3 का मान भी -1 है, -1। ध्यान समझना दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम किससे भाग दे देंगे, 3 से। अब जोड़ने वाला काम रह गया। अब जोड़कर सिंपल देखो यार, है ना, ये माइनस है, 3 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8। ध्यान समझना, 3 और 5 8, 8 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा कितना, मैंने कहा 6, 6 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 3। उसी प्रकार मैंने कहा ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो ये -1 और -1 कितना हो गया, -2, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 3 डिवाइड बाई 3। मेरे प्यारे दोस्तों 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3, तो निर्देशांक जो आएगा केंद्रक का वो 2 और 1 आएगा। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 और 1, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम निर्देशांक से रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू, भूलिएगा नहीं, है ना, कंटिन्यू बने रहेगा यदि इस टाइप के सवाल देखना है। ध्यान समझना, ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है ये, मान लो एग्जाम में पूछने लायक सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से सही कथन को आपको क्या करना है, चुनकर बताना है ना। निम्न में से सही कथन को आपको चुनना है। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटे n होता है। किसी अवतल बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाने पर बनने वाले, यहाँ पर सही कथन नहीं होना चाहिए थे, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ऐसे ऑप्शन है नहीं है, फिर है ना, गलत होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गलत कथन को चुनना है,
ठीक है, किसको चुनना है भाई, गलत कथन को चुनना है। वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या आएगा, गलत कथन आएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। ध्यान समझना। अब यहाँ पर हमारे पास जो है उसको हम क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। या सही कथन भी कहे तो कोई है ना, दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, सही कथन चुन लो, गलत कथन कहेंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, निम्न में से सही कथन को आपको क्या करना है, चुनना है। क्या बोला गया है, एक नियमित रेगुलर बहुभुज पॉलीगन का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री डिवाइड बाई n होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, है ना, ध्यान समझना, यदि मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोण का जो मान होता है, बाह्य कोण का मान हमको पता है कि भाई बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री अपान क्या होता है, भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या क्या होता है, n होता है। ये मैं पिछले क्लास में भी बार बार करा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि के वाला कथन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर किसी अवतल बहुभुज की, है ना, भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाने पर, मान लो अवतल बहुभुज है ना, जिसके भुजाओं को आप एक ही क्रम में आगे बढ़ाओगे तो सभी बाह्य कोणों का योग 4 समकोण के बराबर होता है। अब 4 समकोण के बराबर होता है तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं, तो एल वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर एक नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोण बराबर होंगे भाई। यदि मैं एक नियमित बहुभुज बना दूं इस प्रकार से, ये मेरे पास क्या है, एक नियमित बहुभुज है, तो जहां कहीं भी आपको बाह्य कोण मिलेगा, है ना, यहाँ पर एक बाह्य कोण बन जाएगा, यहाँ पर एक बाह्य कोण बन जाएगा, यहाँ पर बाह्य कोण बन जाएगा, यहाँ पर भी बाह्य कोण, और यहाँ पर भी आपको बाह्य कोण बनेगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान हमेशा एक जैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों। थीटा है तो थीटा, और बाह्य कोण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो 360 डिग्री बटे n होता है। n मतलब भुजाओं की संख्या होता है, और वो हमेशा एक जैसे होंगे, बराबर होंगे, तो इस हिसाब से m वाला कथन भी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लास्ट कथन देखेंगे, एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोण भी बराबर होते हैं। यदि मैंने कहा यहाँ पर अल्फा कोण बनेगा तो यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। आंतरिक कोणों का मान भी सेम बनता है ना। और आंतरिक कोणों के फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आंतरिक कोणों का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर मान लो आपको आंतरिक कोण का मान निकालना है, तो आंतरिक कोण ज्ञात करने का, आंतरिक कोण का फार्मूला की बात करूं, है ना, यदि आप निकालना चाहोगे तो होता है भाई आपके पास n-2 इंटू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। और प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना तो आप चाहो तो n से भाग भी दे सकते हो। क्लियर है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे है ना, हमने कहे कि n-2 मतलब 5 भुजा है मान लो, तो 5 में से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, गुणित 180 डिवाइड बाई कितना कर देंगे। अब भाई 5 है तो 5 से, तो 5 एकम 5, और ये हो जाएगा कितने बार, 5 दूनी 10, मतलब ये हो गया, ये हो गया 3, गुणित कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और 36 दिया कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 108 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो पंचभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होगा, और पंचभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये फार्मूला होता है आंतरिक कोण का, n-2 इंटू 180 बटे भुजाओं की संख्या। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बाह्य कोण का मान पता होना चाहिए, छोटे छोटे चीज है। तो इस हिसाब से हमारे पास n वाला भी कथन करेक्ट हो गया। तो हमने देखे कि हमारे 3 कथन सही हैं, के भी सही है, m भी सही है, और n भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल हम देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान समझना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। आपको गलत कथन को क्या करना है, छांटना है। किसी बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारे पास कथन है, ये छोटे ही सही लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बिंदु दे दिया गया, ये बिंदु है ना, एक हमारे पास क्या है, बिंदु है। क्या बोला गया है, किसी बिंदु के चारों, है ना, चारों ओर के सभी कोणों का योग। मान लो मैं चारों ओर के कोण को मिला दूं तो भाई 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री एक सीधा रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। और यदि मैं चारों ओर की बात करूं, यदि मैं घुमा दूं यहां से पेन को ऐसे, तो ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितना, 360 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत कथन पूछा गया है। और हम कह सकते हैं कि भाई पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों।
किसी चतुर्भुज के संगत तीनों भुजाएं समानुपात में हो तो वे समरूप होते हैं बोला गया है। मैंने कहा कि संगत तीनों भुजाएं समानुपात, समानुपात मतलब एक जैसे अनुपात में, मतलब मैं तीन भुजाओं को एक जैसे अनुपात में बना दूं, एक अनुपात एक अनुपात एक, यही तो है ना भाई समानुपात का मतलब। एक चतुर्भुज बना दिया जाए मान ले इस प्रकार से, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन चौथा क्या 3 सेंटीमीटर का होगा? नहीं होगा, ये कुछ ज्यादा होगा, है ना भाई। मैंने कहा 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा ये वाला, तो भाई ये बोलने पर ये क्या समरूप होते हैं? ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एकदम, है ना भाई, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। हम सबको पता है, एक ट्रायंगल यदि मैं बना लूं, है ना, समकोण त्रिभुज को छोड़कर, याद रखना, है ना, समकोण, अच्छा समकोण त्रिभुज नहीं, कोई भी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ए बी सी की बात करते हैं, तो ए की सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली भुजा सी, हमको पता है किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ने पर, ए प्लस बी को जोड़ने पर हमेशा वो तीसरी भुजा से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो हमेशा ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से ये कथन सही है, क्योंकि हमको तो गलत कथन चुनना था, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम देखें हमारे पास एक और दो कथन है, सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो एक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे लिए क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, कंटिन्यू बने रहिएगा। अब समय ज्यादा नहीं बचा है, अब इस कम समय में अच्छा तैयारी करने के लिए, है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा, है ना, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का श्योर सिलेक्शन होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए बेहतरीन चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।